दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। दोस्तों, मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। जल्दी से आ जाइए और शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोग आ जाए जल्दी से। आज क्या पढ़ना था हमें? आज प्लांट ही डिस्कस करना था, है ना? तो जो कल हमने पढ़ाया था उसको रिवीजन कर लिया, क्योंकि पर डे का पर डे रिवीजन करते जाना, ठीक? जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, जल्दी आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं तो, क्योंकि 8-4 हो गए हैं। तो कल हमने पूरे पढ़ लिया था, लेकिन हमने प्लांटी को थोड़ा नॉर्मल डिस्कस किया था, उसके टाइप्स नहीं पढ़े थे, और एनीमिलिया को भी आज डिस्कस करना है। तो जो प्लांटी है, तो प्लांटी को आ, यानी कि डिस्कस किया गया है उसको बीजों के आधार पे या उनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे। तो क्योंकि देखो, जो प्लांट है, तो प्लांट कई ऐसे होते हैं कि किसी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सेल से बने होते हैं, किसी में विशिष्ट ऊतक दिखाई देते हैं, और कई होते हैं कि क्या होता है, किसी में बीज बनते हैं, किसी में बीज नहीं बनते हैं। तो बीज किसी में फल के अंदर बनते हैं, किसी में बीज फल के बाहर यानी कि अंदर नहीं बनते, तो उसके आधार पे यानी कि उनको पादप जगत को डिवाइड किया गया है। तो जो पादप जगत है उनको दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्या, क्रिप्टोगैमी, और दूसरा है फेनरोगैमी, मतलब अपुष्पोद्वित वर्ग और पुष्पोद्वित वर्ग। पादप जगत, इसको दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्या, अपुष्पोद्वित वर्ग। वर्ग, ओ सॉरी, दूसरा क्या है, पुष्पोद्वित वर्ग। ये हो गया क्या, फेनरोगैमी। और ये हो गया क्या, क्रिप्टोगैमी। ठीक, तो अब जो ये पुष्पोद्वित वर्ग है, तो अपुष्पोद्वित के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत आ रहे हैं हेलोफाइटा, आयोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और पुष्पोद्वित वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? नग्नबीजी और आवृतबीजी। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
तो अब पढ़ते हैं हम किसको, थैलोफाइटा को, यानी अब पर्टिकुलर एक एक को डिस्कस करते चलते हैं कि थैलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, यानी कि उसमें क्या कैरेक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात किए जाए किसकी, थैलोफाइटा की। तो थैलोफाइटा के बारे में किसी को कुछ मालूम है? तो देखो, अगर हम बात करें किसकी, थैलोफाइटा की, तो इन जो थैलोफाइटा होता है तो इसके शरीर में कोई विभेदीकरण नहीं होता। मतलब कि ये प्रॉपर, यानी कि इनमें ना तो जड़ दिखाई देता, यानी कि ना तो जड़ दिखाई देता, ना तो तना दिखाई देता, ना ही पत्ती दिखाई देती। जैसे ही जैसे यानी कि डेवलप होते जाएंगे तो फिर तना आएगा, तने के बाद फिर पत्तियां आएंगी, पत्तियों के बाद फिर जड़ आता है। तो वैसे ही तो थैलोफाइटा जो होता है तो इनके शरीर में कोई विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। और जो इसके अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं, तो इसके अंतर्गत शैवाल आते हैं, जो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो जो ये थैलोफाइटा के वर्ग के पौधे होते हैं, ये मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं, जल में होते हैं। तो ये मुख्यतः जलीय होते हैं। ये मुख्यतः जलीय होते हैं। तो इनके अंतर्गत इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया, कारा हो गया, स्पाइरोगायरा और अल्वा। बात करें कि जो इनका यानी कि प्लांट का डायग्राम कैसे होता है, तो देखो जैसे कारा आप लोगों ने देखा होगा या नेट पे कभी, तो इनका यानी कि ऐसे होता है, ना तो तना दिखाई देता है कि ये तना है कि पत्तियां हैं, तो इनमें कोई विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। ठीक, ये ऐसे कारा होता है। और अगर हम स्पाइरोगारा की बात करें तो स्पाइरोगारा भी कुछ ऐसे दिखाई देता है। मतलब कि उनमें ऐसे ऐसे कुछ धाराएं रेखित पाई जाती हैं। तो ये स्पाइरोगारा मतलब कि इनमें ना तो तना दिखाई देता है, ना ही पत्तियां। ठीक। अगला आता है कौन सा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को एक अन्य नाम से जानते हैं, कौन सा नाम है बताइए आप लोग। ब्रायोफाइटा को किस नाम से जाना जाता है? तो जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक। तो इस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि इसमें जो ये ब्रायोफाइटा होता है, तो ब्रायोफाइटा में तना और पत्ती दिखाई देने लगती हैं। ठीक। तो यह जो ब्रायोफाइटा पादप होते हैं, तो यह तने और पादप में विभेदित हो जाते हैं। ठीक। तो यह पादप मतलब कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं,
तना और पत्ती में यानी पत्ती जैसी संरचना में विभेदित होता है। विभेदित हो जाते हैं। ठीक। और क्या होता है कि यानी कि इनके संवहन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक भी नहीं पाया जाता है इनमें। और अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें कि ब्रायोफाइटा में कौन कौन से आते हैं, तो ब्रायोफाइटा में हो गया जैसे मॉस हो गई, इसको फ्यूनेरिया भी बोलते हैं, फ्यूनेरिया, और मार्केंसिया हो गया। ये ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। ठीक। अगला क्या है? टेरिडोफाइटा। तो देखो, जो थैलोफाइटा था, थैलोफाइटा में कोई भी वेदीकरण नहीं था। जो ब्रायोफाइटा आया तो ब्रायोफाइटा में तना और पत्ती आई। अब जो टेरिडोफाइटा है तो टेरिडोफाइटा में जड़, तना और पत्ती। तो जो इसका प्लांट होता है, टेरिडोफाइटा का प्लांट होता है, तो इसमें पत्ती, जड़ और तना तीनों दिखाई देते हैं। ठीक। तो इन पौधों का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। और इनके संवहन के लिए संवहन ऊतक भी इसमें उपस्थित होता है। तो इनमें संवहन ऊतक, संवहन ऊतक उपस्थित होता है। ठीक। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं टेरिडोफाइटा के? तो टेरिडोफाइटा पे आ जाता है कौन से? मार्सिलिया हो गया, फर्न हो गए, और हॉर्स्टेल। तो ये रहे टेरिडोफाइटा। अब जो ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा थे, ठीक, तो इनमें अगर बात की जाए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो इनमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है। तो जो इनमें प्रजनन होता है वह कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक। तो मतलब जब इनमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं है, तो इनमें मतलब कि बीज उत्पन्न करने की क्षमता इनमें नहीं होती है। तो नोट करके लिख लीजिए कि जो ये तीन समूह के पौधे थे, यानी कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा, ठीक, इन तीन समूहों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। तो जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्रिप्टोगैमी या फेनरोगैमी? तो ऐसे पौधों को क्या बोला जाता है? क्रिप्टोगैमी बोला जाता है। जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं तो उन पौधों को अपन क्रिप्टोगैमी बोलते हैं। ठीक। अब अगला बात करेंगे हम फेनरोगैमी की, जो जिनमें जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, जो बीज उत्पन्न कर सकते हैं, तो उनको फेनरोगैमी बोला जाता है। ठीक। तो फेनरोगैमी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक हो गया जिम्नोस्पर्म, नग्नबीजी, और दूसरा हो गया क्या? एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी।
तो अगर हम सबसे पहले किसकी बात करें, जिम्नोस्पर्म। देखो, जो जिम्नो जिम्नो का अर्थ यानी कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो जो ये जिम्नो है, तो जिम्नो का अर्थ ही होता है क्या, नग्न। और स्पर्म का अर्थ क्या होता है, बीज। तो ये इनके जो ये जिम्नो स्पर्म है, ये कैसे होता है, नग्न बीजी होता है। ठीक, ये नग्न बीजी होते हैं, इसलिए इनको नग्न बीजी ही नाम बोला जाता है। ये सदाबहार होते हैं, काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। ठीक, तो ये बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं। काष्ठीय होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं, पाइनस हो गया और साइकस हो गया। तो जो ये पाइनस हो गए और साइकस हो गए, ये कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, मतलब नग्नबीजी पौधे हैं। अब अगली बात की जाए किसकी, एंजियोस्पर्म की। दूसरा है क्या, एंजियोस्पर्म। मतलब कि ये कैसे हैं, ये बीज उत्पन्न करने वाले हैं। ठीक, एनजीओ तो जैसे जिम्नो, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया था, तो वैसे ही एंजियोस्पर्म भी जो है, यह भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो जिसमें एनजीओ का अर्थ होता है, एनजीओ का अर्थ होता है ढका हुआ, और स्पर्म का अर्थ तो मालूम ही हो गया क्या होता है, बीज। मतलब ढका हुआ बीज। ठीक, अब जो ये बीज ढका है तो कहाँ बनता है, तो यह बनता है कहाँ, ओवरी के अंदर होता है। जो जो इसका विकास होता है बीज का, वह कहाँ होता है, ओवरी के अंदर होता है। और जैसे ही इसका विकास होता है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो यह किस में परिवर्तन हो जाता है, तो यह फल बन जाता है। ठीक, तो इनके बीजों का विकास कहाँ होता है, अंडाशय में, ओवरी में होता है। जो डेवलपमेंट हो जाने के बाद किस में परिवर्तन हो जाता है, तो जो बाद में फल बन जाता है। तो अगर बात करें हम कि एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, जो बीज उत्पन्न करते हैं और जो बाद में फल बन जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, जैसे हमारा आप लोगों ने के यहाँ भी खेती होती होगी तो देखे होंगे, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गए, मक्का हो गया, मटर हो गया, है ना। गेहूं, मक्का और मटर। अब जो ये एंजियोस्पर्म होते हैं, तो एंजियोस्पर्म को भी बीज पत्रों के आधार पर दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। ठीक, दो भागों में। कौन कौन से, एक एक बीजी पत्र, और दूसरा होता है द्विबीज पत्री, मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट। तो एक बीजी क्या है, एक बीज पत्री, और दूसरा क्या है, द्विबीज पत्री। तो एक बीज पत्री क्या होता है, मतलब कि जिसमें एक बीज पत्र उपस्थित हो, जिनमें एक बीज पत्र होता है।
और द्विबीजपत्री क्या होता है? जिनमें द्विबीजपत्र उपस्थित हो। तो ये रहे क्या, यानी कि जो प्लांटी है पादप जगत वो यहाँ पे समाप्त होता हुआ। अब अपनी बात करेंगे हम किसका? एनिमेलिया का, एनिमल किंगडम का। तो यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला क्या है? एनिमेलिया, एनिमल किंगडम। अगर समझ में आ गया हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, अभी तक में जो पढ़ाया मैंने। तो यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया? एक बार यस लिख दीजिए आप लोग। एनिमेलिया कैसा होता है? जो एनिमेलिया ये जंतु जगत है ना? तो देखो, जो एनिमेलिया, जो एनिमल किंगडम होता है, यह कैसे हैं? मतलब कि यह यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोषी होते हैं और विषमपोषी होते हैं। ठीक। लेकिन इनमें क्या होता है? सेल वॉल पाई जाती है या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति इसमें होती है या नहीं होती? तो इनमें सेल वॉल जो होती है वह एब्सेंट होती है। ठीक। तो देखो, अब जो यानी कि शरीर है, अगर हम कोई जंतु का देख ले या अपने प्राणी का, है ना, तो यानी कि उनकी जो संरचना है शरीर की, वह आकार में या संरचना में तो भिन्न होती है, लेकिन अगर उनके हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की देख ले या सिमेट्री की देख ले या पाचन तंत्र या परिसंचरण तंत्र या जनन तंत्र, तो इनमें तो कुछ समानता पाई जाती है। ठीक। तो उन समानताओं और जो शारीरिक संरचना है, उसके आधार पे यानी कि एनीमिलिया को कई वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, जैसे किसी का अंगुस्त सॉरी, जो संगठन की बात करें अगर उनमें, तो किसी में टिश्यू लेवल का पाया जाता है, किसी में ऑर्गन लेवल का पाया जाता है। ठीक। किसी में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो किसी में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो इसके आधार पे भी डिवाइड किया गया है, यानी वर्गीकृत किया गया है। किसी में रेडिकल सिमेट्री पाई जाती है, अरिसममिति, और किसी में एसिमेट्रिकल पाई जाती है, जैसे स्पंज हो गया, उसमें एसिमेट्रिकल पाई जाती है। ठीक। बॉडी कैविटी की बात कर ले या बॉडी वॉल की बात कर ले, तो इसके आधार पे भी डिवाइड किया गया है। तो जो एनिमेलिया है, तो एनिमेलिया को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है? किसी को कुछ आइडिया? तो अगर हम बात करें कि जैसे देखो, पौधे थे तो पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन से? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और जो जंतु हैं, तो जंतुओं को कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है? तो इनको 10। कौन कौन से हैं? तो इसको भी नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के आधार पर डिवाइड किया गया है। ठीक। तो अगर नॉन कॉर्डेटा में देखें, तो नॉन कॉर्डेटा पे आ जाता है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, और फिर आता है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा पे फिर आ जाते हैं अपने जो मत्स्य है, एविज है, रेप्टाइल है, मैमेल्स है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? कॉर्डेटा के। तो अगर हम बात करें किसकी? जंतुओं को, तो जंतुओं को कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है? तो 10 फाइलम में। इनको 10 फाइलम में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला हो गया पोरीफेरा, दूसरा हो गया सिलेंट्रेटा, तीसरा हो गया प्लेटी हेलमिन्थीज,
चौथा हो गया निमेटोडा। पांचवा हो गया एनिलीडा। छठवा आर्थ्रोपोडा। और सातवां हो गया मोलस्का। आठवां इकाइनोडर्मेटा। और नौवां हो गया क्या, प्रोटोकॉर्डेटा। और 10वां हो गया क्या, कॉर्डेटा। ठीक। तो ये रहे इनके 10 फाइलम। अगर हम बात करें अब सबसे पहले किसकी, तो सबसे पहले हम नॉन कॉर्डेटा से स्टार्ट करते हैं। तो नॉन कॉर्डेटा पे सबसे पहला क्या आ जाएगा, पोरीफेरा। ठीक। तो पोरीफेरा, पोरीफेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो देखो, जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा का अर्थ ही क्या होता है, मतलब छिद्र युक्त। तो इसके अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं, जो जीव होते हैं, वह कैसे होते हैं, छिद्र युक्त होते हैं। जैसे देख लीजिए आप स्पंज को, स्पंज में यानी उसकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक। तो इसके अंतर्गत पोरीफेरा का सबसे पहले लिख लीजिए कि पोरीफेरा का अर्थ ही क्या होता है। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्र युक्त। ठीक। तो इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, छिद्रयुक्त वाले जीवधारी होते हैं, जो कैसे होते हैं, अचल होते हैं। ये अचल जीव हैं। ये चलने में असमर्थ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। तो इनके पूरे शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इनको किस नाम से जाना जाता है। तो इस संघ के जो सदस्य हैं उनको स्पंज के नाम से जाना जाता है। इस संघ के सदस्य को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो फेरीफेरा पे आ जाता है, जैसे साइकॉन हो गया। ठीक। साइकॉन हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया। स्पॉन्जिला हो गया, यूप्लेक्टेला। जो अगला है क्या, सिलेंट्रेटा। तो जो सिलेंट्रेटा वाले होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये जलीय जंतु होते हैं। और इनका जो शारीरिक संगठन की बात करें, तो इनका जो शारीरिक संगठन होता है वह कैसा होता है, ऊतकी स्तर का होता है। इनका शारीरिक संगठन ऊतकी स्तर का होता है, यानी टिश्यूज के लेवल का।
इनमें बॉडी कैविटी पाई जाती है, देह गुहा पाई जाती है। ठीक। और जो सिलेंट्रेटा होता है, तो सिलेंट्रेटा में यानी कि ये कैसे होते हैं, द्विकोरिक होते हैं। मतलब कि जो इनका शरीर होता है, तो शरीर जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, दो परतों की बनी होती हैं। ठीक। आंतरिक एवं बाह्य परत से बना हुआ होता है। ठीक। तो इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। तथा ये द्विकोरिक होते हैं। और क्या होता है कि जो सिलेंट्रेटा है, तो सिलेंट्रेटा की को जो कुछ जातियां होती हैं समूह में रहती हैं और कुछ अकेले रहती हैं। तो जो जातियां समूह में रहती हैं यानी ग्रुप बना के रहती हैं तो उनमें कौन आता है, कोरल। और जो एक अलग से रहती है एकाकी में, तो वह हाइड्रा होती है। ठीक। तो इनकी कुछ जातियां समूह में, इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं। तो समूह में रहने वाली कौन सी है, कोरल। और कुछ अकेले रहती हैं। अकेले या एकाकी में। कौन है, हाइड्रा। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं। तो जैसे हाइड्रा हो गया, एनीमोन हो गया, और जेलीफिश। ठीक। तो इसमें लेकिन एक एक्सेप्शन है, इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, स्टार बना के मैं लिखे दे रहा हूँ। कि जो ये एनीमोन होता है, ठीक। तो जो ये एडेम्सिया एनीमोन बोला जाता है, तो ये जो प्रजातियां होती हैं, ये केकड़े के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित करती हैं। ठीक। तो इग्मेशिया एनीमोन की एक प्रजाति केकड़े के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं। सिम्बायोटिक संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन जानते हो आप लोग। सहजीवी संबंध दर्शाता है। ठीक। तो सिम्बायोटिक संबंध आप लोग को मालूम है, जैसे लाइकेन में शैवाल और कवक रहते हैं। ठीक। वैसे ही जो एडमेशिया सी एनीमोन होती है, वह भी केकड़े के साथ सहजीवी संबंध में रहती हैं। अब अगला क्या है, सिलेंट्रेटा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया, बोरिंग तो नहीं लग रहा। कमेंट तो करते चलिए। तो यहाँ तक सब लोग को समझ में आ गया पूरा क्लियरली।
तो देखो, अब जो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है, तो इनके अगर शारीरिक संरचना की बात करें तो इनका जो शारीरिक संरचना होता है वह काफी जटिल होता है। ठीक। तो इस वर्ग के जंतुओं का शरीर या शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। और अगर हम बात करें कि जो इनका शरीर होता है तो द्विपार्श्व सममित में होता है। ठीक। मतलब कि जो इनका शरीर होता है दाएं और बाएं भाग की संरचना में यानी कि समान भागों में बट जाता है। ठीक। तो इनका शरीर द्विपार्श्व सममिति का होता है। और जो इनका शरीर होता है पृष्ठधारी एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चैप्टेक्रमी भी कहा जाता है। इनका शरीर पृष्ठधारी एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चट्टेक्रमी कहा जाता है। चट्टेक्रमी कहा जाता है। और इनमें कौन कौन से जंतु आ जाते हैं, तो जैसे कुछ जो स्वच्छ जंतु हैं, जैसे फ्लेनेरिया स्वच्छ जंतु है, लेकिन जो लीवर फ्लूइक है यह परजीवी होता है। तो इसमें फ्लेनेरिया प्लेनेरिया व लीवर फ्लूक आते हैं। तो अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल पे कौन कौन से आ जाएंगे, तो एग्जाम्पल पे आ जाएगा लीवर फ्लूइक और प्लेनेरिया आ जाएगा। तो ये रहे प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब अगला कौन सा है, निमेटोड। ठीक। और जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया में क्या कौन सी क्षमता पाई जाती है, तो रीजनरेशन की मतलब पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, किसमें, प्लेनेरिया में। ठीक। और जो ये लीवर फ्लूक होता है, तो लीवर फ्लूक कहाँ पाया जाता है, तो अगर हम लीवर फ्लूक की बात करें तो जो भेड़, बकरी, सुअर होते हैं, इनके यकृत की पित्त नलियों में पाया जाने वाला चपटाक्रमी है। ठीक। तो इसको भी लिख देता हूं मैं कि लीवर फ्लूइक भेड़, बकरी, सुअर आदि के यकृत की पित्त नलियों में पाया जाता है या पाया जाने वाला चपटाक्रमी है। चपटा कृमि। ठीक। तो अगले की बात करेंगे हम, अगला कौन सा है, निमेटोड। ये निमेटोडा। तो जो निमेटोडा होता है यह कैसा होता है, तो यह भी एक त्रिकोणिक जंतु है। मतलब कि इनके इनमें कौन सा होता है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। ठीक।
यह त्रिकोरिक जंतु होता है। और इसमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। और जो निमेटोड होते हैं, तो जो निमेटोडल लोगों का शरीर होता है, तो वह चपटा ना होकर के कैसा होता है, बेलनाकार होता है। ठीक, बेलनाकार होता है। और जब इनका डिसेक्शन किया जाता है, जब इनकी यानी कि काटा जाता है इनको, जब इनका अनुप्रस्थ काट किया जाता है, तो ये कैसे दिखाई देते हैं, गोले आकार के, गोलाकार। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, गोल कृमि बोला जाता है, राउंड वार्म बोला जाता है। ठीक, तो अगला पॉइंट क्या है, इनका शरीर बेलनाकार न होकर, या सॉरी, चपटा, वो तो बेलनाकार होता ही है। चप चपटा न होकर बेलनाकार होता है। बेलनाकार होता है। ठीक, और जब इनको अनुप्रस्थ काट किया जाता है तो कैसे दिखाई देते हैं, गोलाकार दिखाई देते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इन्हें गोलकृमि बोला जाता है। ठीक, इन्हें गोलकृमि, राउंड वॉर्म कहा जाता है। और चपटे कृमि किसको कहा जाता है, तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज को चपटे कृमि कहा जाता है। और जो निमेटोडा होता है, तो निमेटोडा को राउंडवॉर्म यानी गोलकृमि कहा जाता है। ठीक, और ये कैसे होते हैं, तो ये परजीवी होते हैं। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं। ठीक, जो परजीवी होने के साथ साथ ये क्या करते हैं कि परजीवी होते हैं, तो ये शरीर के यानी कि किसी की बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे और यानी कि उसको, यानी जो दूसरा जंतु है उसमें रोग उत्पन्न करते हैं। तो परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए कौन कौन से, गोलकृमि हो गया, फाइलेरिया कृमि हो गया, और पिनकृमि हो गया। अब अगला क्या है, एनीलिडा। पांचवा है ना ये, हाँ। अगला होता है एनीलिडा। तो जो एनीलिडा होते हैं ये कैसे होते हैं, तो जो एनीलिडा वाले जंतु होते हैं ये भी द्विपार्श्व समिति एवं त्रिकोरिक होते हैं। तो ये जंतु कैसे होते हैं, द्विपार्श्व समिति एवं त्रिकोरिक होते हैं। त्रिकोरिक होते हैं।
ठीक। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। जो बॉडी कैविटी होती है वह इनमें पाई जाती है। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। और अगर हम बात किए जाए कि इनमें जो संवहन या पाचन, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र, ये सभी इनमें पाया जाता है। ठीक। तो जो एनीलिडा होते हैं, तो एनीलिडा में पाचन तंत्र पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है और तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। ठीक। तो इनमें पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? तो ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। ये जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार से होते हैं। एग्जाम्पल पे कौन कौन से आ जाते हैं? तो अगर हम निमेटोडा की बात करें, तो निमेटोडा पे कौन कौन से आ जाते हैं? तो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जैसे केचुआ हो गया। सॉरी, एनीलिडा पढ़ा रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, एनीलिडा का ही। हाँ, तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे केचुए। मैं भी निमेटोडा बोला ना, केचुए आ जाएंगे, नेरिस हो गया और जोंक। तो एनीलिडा के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? तो केचुए हो गए, नेरिस हो गए और जोंक हो गए। ठीक। और जो नेरिश होता है, तो नेरिश में नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन जो केचुए होते हैं, केचुए हो गए, जोंक हो गए, तो इनमें क्या होता है, नर और मादा पृथक नहीं होते, यानी एक ही में नर और मादा होते हैं। ठीक। ये भी याद रखिएगा। अब अगला आएगा कौन सा? आर्थ्रोपोडा, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। कौन सा है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ? आर्थ्रोपोडा। तो अगला क्या है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, तो यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। ठीक। तो यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। और इसमें कौन सी समिति पाई जाती है, कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? तो इसमें भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। और जो इनका शरीर होता है, तो शरीर कैसे होता है? तो इनका शरीर जो होता है खंड युक्त होता है। ठीक। और इनका शरीर खंड युक्त होता है। मयंक पढ़ना अभी ज्वाइन हुए हैं, गुड मॉर्निंग। काफी लेट ज्वाइन कर रहे हो, जब क्लास खत्म होने को हो रही है तब मयंक पढ़ना ज्वाइन कर रहे हो। और अगर आर्थ्रोपोडा में बात की जाए परिसंचरण तंत्र की, तो इनमें परिसंचरण तंत्र कैसा पाया जाता है? तो इनमें खुला हुआ परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें खुला
चरण तंत्र पाया जाता है। और अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इसमें जो पैर होते हैं, तो पैर कैसे होते हैं? जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक। तो जो आर्थ्रोपोडा होता है तो इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाने वाले जीव पाए जाते हैं, ठीक। तो जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। और जो इनमें देखो, खंड युक्त मैं क्यों बोला? क्योंकि जो इनका शरीर होता है वह किस में विभाजित होता है? सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है, इसलिए इनको, यानी कि इनका जो शरीर होता है वह कैसा होता है? खंड युक्त होता है। और अगर इनमें जो ब्लड बात की जाए, रक्त की, तो रक्त कैसा होता है? तो इनमें जो रक्त होता है रंगहीन होता है, ठीक। रंगहीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर जिसके रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति हो या हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो अगर जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए कमेंट करके कि जिसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? और अगर हम बात करें कि जो आर्थ्रोपोडा होता है, ठीक। तो जो आर्थ्रोपोडा में जंतु होते हैं तो अधिकांशतः कैसे होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि जो नर और मादा में ये सभी पृथक होते हैं, तो ये अधिकांशतः अंडे देने वाले होते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ गए? तो जैसे तितली हो गई, मकड़ी हो गई, तिलचट्टा हो गया, बिच्छू हो गए, केकड़े हो गए, ये सभी किसके अंतर्गत आ रहे हैं? तो सभी ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो एक पॉइंट और नोट करके लिख लीजिए कि जो मकड़ी होती है, ठीक। तो मकड़ी में जो स्पन रेट्स होता है उसकी वजह से ये जाला बुनती है। तो कभी क्वेश्चन बन जाए कि जो मकड़ी है वह जाला किससे बुनती है, तो किसकी मदद से बुनती है? तो स्पिन रेट्स की मदद से बुनती है। मकड़ी किसकी वजह से? स्पिन रेट्स। अभी तक किसी का कमेंट आया नहीं मेरे को, आंसर नहीं मिला मेरे को कि अगर जिसके ब्लड में क्या हीमोग्लोबिन एब्सेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्पिन रेट्स की मदद से जाला बुनती हैं। और जो तिलचट्टा होता है तो तिलचट्टा का जो हृदय होता है तो वह कितनी चैम्बरों का बना होता है? तो इसको भी लिख लीजिए नोट करके कि जो तिलचट्टा का हृदय कितने चैम्बरों का बना होता है? तो 13 चैम्बरों का बना होता है। 13 चैम्बरों का बना होता है, ठीक। तो आप लोग को समझ में पूरा आ गया है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकता है क्योंकि अब क्लास एंड करने वाले हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? और अभी तक मैंने जो पढ़ाया सब समझ में क्लियरली आया है? किसी का कोई क्वेश्चन?
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लास को एंड करें? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए अभी। चलो मैं ही क्वेश्चन दे देता हूँ। ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक। तो जो मैंने आज पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन पूछे ले रहा हूँ, अगर जो क्लास देखेगा तो उससे बन ही जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जड़, तना और पत्ती में किस वर्ग के, यानी कि किस वर्ग के, या बोल दे हम, किस वर्ग का शरीर विभाजित होता है, जड़, तना और पत्ती में किस वर्ग के शरीर विभाजित होते हैं। ठीक। जैसे किस वर्ग का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। विभेदित होता है। ये कमेंट करके आप लोग आंसर दीजिएगा। तो किसका किसका जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। ठीक। और अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्पंज के नाम से किस संघ को जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्पंज के नाम से किस संघ को जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन और बहुत इजी दे रहा हूं कि पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किस संघ को कहा जाता है। तो ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और अब क्लास को एंड करते हैं। तो और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली कल नेक्स्ट वीडियो में, या कल मिलेंगे इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।